हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो यूपी पीजीटी का पार्ट है और इसमें किनशिप सिस्टम यूनिट नंबर 5 से किनशिप सिस्टम पर डिस्कशन करेंगे। और ये एक ऐसा पार्ट है कि जहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों का जरूर पूछा जाता है। तो किनशिप सिस्टम पर जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक निकल करके आती है वो एल एच मार्गन की पुस्तक है, ठीक है। और एल एच मार्गन की पुस्तक को मील का पत्थर कहा जाता है किनशिप सिस्टम नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करते समय। द सिस्टम, इनकी पुस्तक का नाम है द सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली। तो इसको लर्न करके रखिएगा, द सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली। ये पुस्तक किसकी है? एल एच मार्गन की है। तो बिल्कुल रट करके रखिए, क्योंकि कई बार ये पुस्तक रखी मतलब जो है पूछी जा चुकी है। और इसके लिए उन्होंने दो प्रकार के नातेदार इनिशियली बताया। एक तो विवाह मूलक, ठीक है, जो एफिनिटी से रिलेटेड है, और दूसरा कॉन्सिग्यूनिटी से रिलेटेड, यानी कि जो रक्त मूलक है, ठीक है। तो दो प्रकार के जो है यहाँ पर नातेदारों की चर्चा की है। तो एक जो शादी विवाह से आते हैं, जैसे पति पत्नी का संबंध हो गया, या जो है साले जो बन गए, ठीक है, या जो साली हुए हैं, ये सब विवाह मूलक आते हैं। और जो माता पुत्र चाचा, ये सब जो मतलब जो है हैं, वो सब क्या है? या पिता भाई, है ना, तो ये या बहन, ये सब रक्त मूलक है। तो रक्त मूलक एक होता है और दूसरा विवाह मूलक। दो प्रकार के नातेदारों की चर्चा किया था एल एच मॉर्गन ने, और पुस्तक है द सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली, ठीक है। अब एल एच मॉर्गन ने कहाँ का अध्ययन किया था? तो टोडा जनजात का अध्ययन किया था। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि आर एच रिवर्स ने भी टोडा जनजात का अध्ययन किया था, ठीक है। तमिलनाडु की जो टोडा जनजात है उसका अध्ययन आर एच रिवर्स ने भी किया था। लेकिन टोडा का अध्ययन जब नातेदारी व्यवस्था के संदर्भ में किया जाएगा, जो उसमें खासतौर से पुरसुत पिमी संस्कार, जब उसमें आ जाता है कि पुरसुत पिमी, ठीक है, पुरसुत पिमी संस्कार, या धनुष और बाण की प्रथा अगर आ जाती है, ठीक है, मैं तो धनुष बाण की प्रथा या पुरुषोत्त पिमी संस्कार की बात होती है। तो यह संस्कार जो टोडाओं में अध्ययन किया, उसके आधार पर सोशल और बायोलॉजिकल फादर में जो डिफरेंस किया हुआ है वो अध्ययन किया हुआ है मार्गन महोदय ने। एल एच मार्गन महोदय ने टोडा जनजात का अध्ययन किया, ठीक है। तो पुरुषोत्त पिमी, टोडा जनजातियों में पुरुषोत्त पिमी संस्कार का अध्ययन किया। और धनुष बाण प्रथा जो दिया जाता है, यानी उसमें होता है कि यहाँ चूंकि भ्रातृ बहुपद विवाह पाया जाता है, तो कोई महिला होती है, उसके सभी जितने मतलब पति के भाई होते हैं वो उसके पति होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो भी उसके गर्भ धारण करने के 5वें महीने बाद धनुष और जो है तीर दे देता है, ठीक है, उसको गिफ्ट करता है, वही उसका सामाजिक पिता माना जाता है। तो सोशल फादर और बायोलॉजिकल फादर के बीच में जो फर्स्ट टाइम जो डिफरेंस किया हुआ है वो एल एच मार्गन ने किया है। टोडा जनजात के अंदर टोडा जनजात का अध्ययन जो है वो पुरुषोत्त पिमी के अंतर्गत किया है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की टोडा जनजाति, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी टोडा का जो विस्तृत अध्ययन किया हुआ वो किसने किया है? रिवर्स महोदय ने किया है, ठीक है। तो क्लियर रहे, देखो ये सब छोटी छोटी चीजें आती हैं और कभी कभी आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो वहां ध्यान रखना है कि किस कॉन्टेस्ट में। अब कई विद्यार्थी ये सोच सकते हैं कि सर अगर टोडा के अध्ययन के लिए मार्गन भी आ जाए और वहां पर आए, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर वो आता भी है तो वो डायरेक्टली लिख करके देगा कि नातेदारी व्यवस्था के संदर्भ में या सामाजिक पिता या पुरुषोत्तमी संस्कार के संदर्भ में टोडा का अध्ययन किसने किया, तब आपको मार्गन दिखाना होगा। और जब कंप्लीट एक जनजातीय अध्ययन किसने किया, तब वहां पे आर एच रिवर्स आएगा। क्लियर है? मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई ना कोई क्लू होगा, वो जानने की कोशिश करेंगे क्या नातेदारी सोशल और बायोलॉजिकल फादर में डिफरेंस पूछा गया है, तब वो मार्गन का नाम आएगा। मार्गन ने नातेदारी का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किया, इसीलिए मैंने बताया था कि नातेदारी व्यवस्था का जो अध्ययन है वो सबसे पहले जो किया हुआ है एल एच मार्गन महोदय ने किया है, ठीक है। तो एल एच मार्गन महोदय ने सबसे पहले अध्ययन किया और नातेदारों को दो भागों में विभक्त किया, ठीक है। तो जो नातेदार हैं, जो किनशिप हैं, उनको जो है किनको दो पार्ट में किया। एक तो वर्गीकृत किया है, वर्गीकृत, ठीक है, यानी क्लासिफाइड जो हो गया। और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव नातेदार। तो दो प्रकार के नातेदार हैं, यानी एक वर्गीकृत और दूसरा हो गया वर्णात्मक। वर्गीकृत मतलब हो गया एक ही नाम लीजिए और उस वर्ग में आने वाले सभी लोग कंसीडर कर लिए जाते हैं। और वर्णात्मक मतलब हो गया कि इसके लिए एक नातेदार के लिए पर्टिकुलर एक शब्द अगर कर दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, ये आता है क्वेश्चन, यहाँ से आता है, तो एक शब्द कई नातेदार को अगर दर्शाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक शब्द आ जाता है अंकल, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे अंकल, मान लीजिए अगर हम लोग अंकल कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ लिखा है, तो अंकल वो किसके लिए आ जाएगा? चाचा के लिए आ जाएगा, जो है। और यहाँ पर ये आपके जो है
चाचा मतलब जो है चाचा मामा ये सब जो है जो नाम होते हैं वो सब किसके, अंकल को चाचा भी कहते हैं, मामा भी कहते हैं, फूफा भी कहते हैं, ये सब पार्ट अंकल के लिए आ जाता है। अब चाचा और चाची के साथ में देखिए यहाँ पर भाई है, ममेरा फुफेरा मौसेरा चचेरा, ये सब भाई हैं, ठीक है। तो भाई के लिए कभी कभी जो है ये शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। उनके सब के लिए जो है हमारा कजिन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो कजिन, कजिन का मतलब अब एक दूसरा शब्द आ गया कजिन। तो कजिन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इतने जो शब्द हैं ममेरा फुफेरा मौसेरा चचेरा, ये सारे भाइयों के लिए सिर्फ एक शब्द यूज कर लेते हैं कि भाई हमारा कजिन है, ठीक है। तो कजिन वर्ड क्या हो गया, ये वर्गीकृत श्रेणी में आ गया, ध्यान रखिएगा यही इंपॉर्टेंट है। तो कजिन टर्म, ठीक है। अब उसके बाद में चाची, अब देखिए चाचा, ये मैंने बताया थी कि चाचा मामा, ठीक है, चाचा मामा फूफा, ये तीन शब्द के लिए क्या यूज कर दिया, तो अंकल। तो अंकल कैसा हो गया, वर्गीकृत शब्द हो गया। कजिन, तो कजिन में हमारा जो कजिन भाई है तो उसका मतलब मामा का जो है मामा का लड़का है वो भी ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, चचेरा भाई, ये सब कजिन में आ गए। इसी तरीके से आंट कहा जाता है, ठीक है। तो आंट का मतलब क्या हो गया, वहां पर चाचा, ये चाची मामी, है ना, बुआ, ये सब आंट के अंतर्गत आ जाती हैं। इसी तरीके से इसका मतलब ये जो अंकल है कजिन है, ये जो टर्म्स हैं ये वर्गीकृत हैं, ध्यान रखिएगा यही टर्म वर्गीकृत हैं। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करेंगे कि भारत दक्षिण साउथ इंडिया में अगर बात करें तो अन्ना एक वर्ड यूज किया जाता है। अन्ना का मतलब होता है बड़े भाई या बाप, ठीक है। तो बड़े भाई और बाप को भी क्या कहते हैं, अन्ना, ए अन्ना। और अक्का का मतलब होता है बड़ी बहन या माँ को, तो बड़ी बहन या माँ को अक्का कहते हैं, ठीक है। तो अन्ना और अक्का का कॉन्सेप्ट आता है। इसी तरीके से पति पत्नी दोनों के माता पिता एक दूसरे को समधी कहते हैं, ठीक है। तो समधी और समधन, यहाँ पर बात आती कि जो समधी और समधन है, ठीक है। तो पति के मतलब यहाँ पर जो वर पक्ष से समधी है उनको भी समधी कहते हैं, और कन्या पक्ष से समधी हैं उनको भी जो है समधी ही कहते हैं। और समधन, तो समधी और समधन ये भी टर्म जो आता है वो वर्गीकृत में आता है। तो याद रखिएगा अंकल है, कजिन है, अन्ना है, अक्का है, समधी है, समधन है, ये सब शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, वर्गीकृत। अब क्वेश्चन बन सकता है इस पे, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा वर्गीकृत नातेदारी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए अन्ना अक्का ये सब दे दे, समाज समधी और समधन दे दे, ठीक है, वो सब आएंगे। लेकिन अगर कहीं चाचा दे दे तो वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि चाचा पर्टिकुलर चाचा को कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब वर्णात्मक नातेदार का मतलब क्या हो गया कि जिसमें एक शब्द पर्टिकुलर, एक शब्द एक नातेदार के लिए प्रयोग किया, जैसे माता को माता कहते हैं, पिता को पिता, भाई को भाई, है ना, बहन को बहन। इस तरीके से जब कोई चाचा हो गया, ताऊ हो गया, जब पर्टिकुलर एक शब्द का यूज किया जाए, बुआ, बुआ को बुआ ही कहते हैं, ठीक है। तो वो जो एक एक टर्म यूज किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, वर्णात्मक होता है। मतलब कुल मिलाकर के एल एच मार्गन, मार्गन ही पहला विद्वान था छात्रों जिसने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी पहली बार किनशिप सिस्टम का जो स्टडी किया था वो किसने किया था, एल एच मार्गन ने किया था। और न्यूयॉर्क राज्य की इराक्विस जनजात का जीवन पर्यंत अध्ययन किया। तो ये कभी आता है कि नातेदारी का अध्ययन कहाँ पे किया था, तो न्यूयॉर्क, जो यूएसए का न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है, उस न्यूयॉर्क में इराक्विस, ठीक है, इराक्विस ट्राइब का अध्ययन किया था। यानी एल एच मार्गन ने सबसे पहले नातेदारी का अध्ययन करते हुए किस जनजात का अध्ययन किया, तो इराक्विस ट्राइब का अध्ययन किया। तो ये ध्यान रखना, इराक्विस, ठीक है, इराक्विस ट्राइब का अध्ययन किया हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अगली हम लोग बात करेंगे कि नातेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं। और आप लोगों का जो पीजीटी का एग्जामिनेशन है यहाँ पर डेफिनेशंस का खेला बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो डेफिनेशंस पूछ लिए जाते हैं और वो अगर आपके सही हो जाते हैं तो फिर आपको मान के चलिए कि आपकी रैंकिंग वो 115 क्वेश्चन प्लस में हो जाती है। तो काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन हमने सभी महत्वपूर्ण जितने भी नातेदारी पर डेफिनेशंस हैं वो सब यहाँ पर कलेक्शन करने की कोशिश। इसीलिए कई विद्यार्थी हमसे कहते हैं सर हम कौन सी किताब पढ़ लें, कौन सी चीजें पढ़ लें। भाई जितना मैटर यहाँ और कंटेंट आपको दिया जाएगा और जो पेपर साफ कराए, अगर उतना पेपर और ये सब चीजें सॉल्व कर लेते हैं, एकदम रट डालते हैं, तो इसके अलावा फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है। इतना क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त होगा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है, इतना क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त होगा। और आप अपना कंफर्मेशन चाहते हैं कि सर मेरा कंफर्म होगा कि नहीं होगा, कंफर्म करना चाहता हूं, तो बस अपने आप को 125 में 110 प्लस में, मतलब 110 क्या 115 का टारगेट रखिए, ठीक है, 115 प्लस टारगेट का रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई स्कोर आता है। तो अगर आप 110 115, चूंकि हमारे पेपर भी कभी कभी टफ बनते हैं थोड़े से, तो अगर आप 110 115 110 115
बार बार अगर ला रहे हैं, मतलब ये अपने आप को कांस्टेंट कर दिया, 110 में आना शुरू कर दिए, तो लिख के रख लीजिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, क्योंकि पेपर का लेवल और इस तरीके से चीजें हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि आपको जो टाइमिंग मतलब जो टाइमिंग दी गई, देखो वहाँ 2 आवर्स का टाइम होता है, यहाँ पर केवल 1 घंटे कम समय देते हैं, 15 मिनट तो केवल ये फोटो वगैरह खींचने, यानी सवा घंटे के अंदर अंदर में पूरे काम कंप्लीट करना होता है छात्रों। तो यहाँ की प्रैक्टिस पे अगर आप ये इतना कर ले जाते हैं तो वहाँ निश्चित रूप से कर ले जाएंगे। बस केवल पेपर ईमानदारी से होना चाहिए, बिना किसी कॉपी और बिना किसी चीजों के हेल्प के होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं डेफिनेशन में। तो सबसे पहले रॉबिन फॉक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो नातेदारी मात्र स्वजन, ठीक है, नातेदारी मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ज्ञात अथवा कथित समरक्तता व्यक्तियों के मध्य में संबंध है। रॉबिन फॉक्स का जो डेफिनेशन है कि नातेदारी मात्र स्वजन, ठीक है, मात्र स्वजन है, यानी ये सब स्वजन लोग, हमारे जो स्वजन लोग हैं, ठीक है, वही हैं, अपने लोग जो है वही नातेदारी हैं, चाहे वास्तविक ज्ञात हो और चाहे कथित समरक्तता यानी रक्त के माध्यम से जुड़े हों और चाहे वास्तविक ज्ञात हो, उनके मध्य व्यक्तियों के मध्य में संबंध है। आप इतना सब चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी सामने होता है, आंसर भी होता है। आप एक टर्म केवल याद कर लीजिए कि रॉबिन फॉक्स कहता है, फॉक्स माने लोमड़ी एकदम है, जैसे फॉक्स होती है लोमड़ी, तो आप इसको याद करके रखिए केवल इतनी बात कि रॉबिन फॉक्स एकदम सीधा चालाकी से क्या कहते हैं कि नातेदारी मतलब हो गया मात्र, केवल कौन, स्वजन, अपने जन, नातेदारी मात्र स्वजन, बस इतना केवल लर्न कर ले, बाकी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब अपने आप वहां लिखा रहेगा। तो रॉबिन फॉक्स चालाकी से क्या बोला, फॉक्स मतलब लोमड़ी, लोमड़ी चालाक होती, उसने बोला केवल नातेदारी माने स्वजन, नातेदारी क्या है, स्वजन, मात्र स्वजन, हो गया काम खत्म। तो लर्न हो गया, अब भूलेगा नहीं, और इसके बाद भी जो भूलेगा वो अपनी किस्मत पे तरस खाएगा कि भाई हम भी तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मंगल ग्रह से नहीं आए, पृथ्वी ग्रह से हैं, तो इसलिए क्या करना है, इतना कंफर्म कि रॉबिन फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी, लोमड़ी चालाक होती, उसने नातेदारी बोला स्वजन है, बस काम खत्म। डॉक्टर रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो आर एच रिवर्स किसका अध्ययन किया हुआ था, मैंने ऊपर बोला टोडा का अध्ययन किया था। तो नातेदारी की परिभाषा क्या है, कह रहा है कि ये उस संबंध से जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित या वर्णित की जा सकती है। तो रिवर्स क्या कहता है, रिवर्स जैसे अगर आप देखिए, आप हैं यहाँ पे, तो आप कैसे, आप नातेदार कैसे पता, आप रिवर्स गियर लगा देंगे तो अपने पिता, पिता के बाद में ऐसे इस तरीके से बुआ, चाचा, ये तो रिवर्स गियर लगाए, यानी कि वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, यानी ये संबंध है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। तो आसान है, रिवर्स, रिवर्स गियर लगाओ किस पे, वंशावली को लेकर के, क्लियर हो गया। तो डॉक्टर रिवर्स क्या हो गया, वंशावलियों के माध्यम। उधर रॉबिन फॉक्स क्या रहता है, चालाकी से बोला बस स्वजन लोग हैं, ठीक है। लूसी मेयर का हम लोग देख लेते हैं। लूसी मेयर अपनी डेफिनेशन में क्या कहता है कि नातेदारी में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो मेयर एक ऐसा देखते होंगे किसी जो संस्थान है, ये जो नगर निगम होता है उसका मेयर होता है। तो जो सामाजिक संबंध है आपके साथ में रहने वाले लोग, यानी जैसे ये व्यक्ति है और इसके आसपास में जितने लोग हैं, उनको जैविक शब्दों में, ठीक है, जैविक शब्द यानी एक शब्द प्रयोग कर लिया, भाई चाचा है, मामा, ताऊ है, फूफा है, इस तरीके से जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो मेयर शब्द क्या कहते हैं, जैसे मेयर वाले के यहाँ क्या नामकरण संस्कार, भाई इनकी ये है, ये है ना। तो इस तरीके से क्या है कि मेयर, मेयर के साथ में जैविक शब्दों को लिख देना, ठीक है, कि सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त करना। मेयर कह रहा है जैविक शब्द में बताइए कि आपके कौन कौन है, ठीक है, बुआ है, फूफा है, ताऊ है, चाचा है, ठीक है। तो मेयर इस तरीके से याद रखिएगा। अब इसी तरीके से लास्ट में हम लोग चलेंगे लेवी स्ट्रास को लेकर के। लेवी स्ट्रास, इसने नातेदारी सिस्टम पर बहुत जबरदस्त स्टडी की है और साथ ही साथ में जो स्ट्रक्चरलिज्म है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सामाजिक संरचना, जो सोशल स्ट्रक्चर, इस पे स्टडी किया था। तो विवाह के द्वारा नातेदारी समूह में एक नए सदस्य भर्ती होते हैं, यानी लेवी स्ट्रास ये बता रहा है कि जैसे नातेदारी बढ़ती कैसे है, कैसे किसी व्यक्ति की नातेदारी, आपका छोटा सा जिंदगी है, माता पिता भाई हैं, लेकिन नातेदारी कैसे बढ़ता है, नए सदस्य भर्ती होते हैं किसके माध्यम से, विवाह के द्वारा। तो विवाह के माध्यम से ही स्त्रियां क्या बन जाती हैं, पत्नी, बहू आदि रूपों में। पुरुष क्या बन जाता है, पति बन जाता है, दामाद बन जाता है ना, जीजा बन जाता है, और दूसरे परिवारों से जुड़ जाता है। इसी रीत से जुड़े विभिन्न प्रकार के परिवार के सदस्यों को नातेदार कहते हैं। मतलब सीधा सीधा लेवी स्ट्रास ये है, वो एकदम बता देता है कि विवाह ही नातेदारी को बढ़ाने का काम करता है। तो लेवी स्ट्रास बताता, कहता है कि कुछ नहीं, नातेदार नहीं बढ़ते, लेकिन बढ़ते कैसे हैं, विवाह के माध्यम से। तो सीधा सिंपल जान लीजिए कि लेवी स्ट्रास विवाह के माध्यम से नातेदारी, नए संबंध।
लूसी मेयर ये कहता है जैविक शब्द का प्रयोग कर। रिवर्स कहता है कि वंशावली में जाओ। रॉबिन पाक्स कहता है अपने स्वजन, नातेदारी मात्र स्वजन है। तो चारों डेफिनेशन लगभग आपको लर्न हो चुकी हैं, एक दो बार सुन लीजिएगा अच्छे से। आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहता है। नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए एकीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों को परंपरागत संबंधों का आधार है। यानी सामाजिक संबंधों के जो परंपरागत संबंधों का आधार है। देखिए यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन की अगर बात की जाए तो रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहता है, सामाजिक संरचना की बात करता है। तो सामाजिक जो संरचना बनी हुई है उसमें सामाजिक संरचना कैसे बनी है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं और इनकी सामाजिक संरचना, मान लीजिए कोई परिवार है ऐसा, ठीक है। तो जब सामाजिक संरचना बनी हुई तो ये सामाजिक संबंधों पर बनी है, और सामाजिक संबंधों का जो परंपरागत संबंध आधार है वही है क्या, नातेदार। तो इसमें सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है, ठीक है। जो इनका यही रेडक्लिफ ब्राउन का इतना याद रखना है कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार क्या है, नातेदारी है। अब अगली डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर चार्ल्स विनिक क्या कहता है, ठीक है। तो चार्ल्स विनिक की डेफिनेशन में नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो। यहाँ पर याद रखना है कि चार्ल्स विनिक क्या कहता है कि मान्यता प्राप्त संबंध, आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि मान्यता प्राप्त संबंध। चार्ल्स विनिक क्या कहता है, वो कहता है, चार्ल्स विनिक समझ लीजिए मान्यता देने का काम करता है। तो मान्यता प्राप्त संबंध होते हैं, चाहे वे अनुमानित हो और चाहे वास्तविक वंशावली हो, उनको हम सबको नातेदार कहेंगे, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त संबंध हो, चाहे वो काल्पनिक हो, चाहे वास्तविक हो, अनुमानित हो, ठीक है। मान्यता मिल गई तो फिर वो ताऊ जी आए हैं, बस वो हो गया, ठीक है। तो उनको हम नातेदार कहेंगे। तो चार्ल्स विनिक का मतलब हो गया मान्यता प्राप्त संबंध, ठीक है। इसको कहते हैं चार्ल्स विनिक का मान्यता प्राप्त संबंध, इतना लर्न करके रखिए। अब हम लोग बात करेंगे मजूमदार और मदान की बात करेंगे। तो इनके ये कहते हैं संगोत्र सूचक शब्द ऐसे संज्ञाएं होती हैं जिनका विभिन्न, तो यानी इन्होंने संगोत्र शब्द का प्रयोग किया नातेदारी के लिए। संगोत्र यानी कि जिनका गोत्र क्या होता है, समान होता है, सात सात गोत्र वाले, ऐसे संबंधों के लिए किया जा सकता है। यानी संगोत्र सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका विभिन्न प्रकार के संबंधों के लिए उल्लेख किया जाता है। यानी संगोत्र सूचक शब्द का जब प्रयोग होगा तो मजूमदार और मदान आ जाएगा। और लास्ट में देखिए यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा नातेदारों के प्रकार की बात करेंगे कि नातेदार किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जीपी मर्डाक। तो जीपी मर्डाक क्या करता है, सोशल स्ट्रक्चर जो पुस्तक लिखा हुआ है, इस सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के अंदर में 3 प्रकार के नातेदार बताए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो छात्रों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जीपी मर्डाक की जो पुस्तक है वो सोशल स्ट्रक्चर, इसमें 3 प्रकार के नातेदार बताएं। देखिए जीपी मर्डाक है और उसके बाद में एलएच मॉर्गन, ये दोनों नाम काफी एक दूसरे से, मॉर्गन मर्डाक काफी मिलता जुलता है। तो आप एकदम क्लियर रखिएगा। देखिए मॉर्गन जो है वो नातेदारी व्यवस्था को सबसे पहले अध्ययन करना शुरू करता है। तो मॉर्गन सबसे पहले कहता है और काफी बड़ी पुस्तक लिखता है, जैसा कि उसकी पुस्तक का नाम क्या है, द सिस्टम ऑफ कॉन्सुगुनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली। द सिस्टम ऑफ कॉन्सुगुनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली की बात करता है। और वहीं पर मर्डाक की पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर, ये पुस्तक केवल सोशल स्ट्रक्चर आ जाए, जीपी मर्डाक की पुस्तक है। और 3 प्रकार के नातेदार बताए हैं जो ये कहते थे, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार में डिवीजन किसने किया है, मर्डाक ने किया है, ठीक है। वो मॉर्गन नहीं, मर्डाक और मॉर्गन नाम काफी मिलता जुलता आता है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं। पीजीटी का ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आपका अपने आप से गलत होता है, तो आज क्लियर कर लें, गलत नहीं करना है। कैसे याद करना वो आप क्लियर करें, ठीक है। तो मर्डाक क्या करता है, मॉर्गन, देखो मॉर्गन का एकदम से वैसे तो देख के चलिए कि मॉर्गन अगर लिखते हैं, अगर आप लोग मॉर्गन लिखते हैं तो मॉर्गन 3 शब्द हैं और 3 प्रकार के नातेदार बताए, लेकिन ये मॉर्गन सही नहीं है। इसमें कौन है, मॉर्गन को मार दिया, मर्डाक ने क्या किया, मार दिया। और इनको मार करके और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए 3 नातेदार खुद बताया, कहा हम बताएंगे नातेदार, क्योंकि मॉर्गन क्या बता रहा था, मॉर्गन 2 प्रकार के नातेदार बताया है, एलएस मॉर्गन वर्गीकृत और वर्णात्मक, लेकिन जीपी मर्डाक 3 बताया है। तो यही इसी आधार पे याद रखिए कि ये 2 प्रकार के नातेदार बताए, भाई 3 शब्दों का नाम है, 2 प्रकार बताए। मर्डाक 4 शब्दों का नाम है, ये 3 प्रकार का बताया। तो ठीक है, 3 में से 1 घट गया, यानी और इधर 4 में से 1 घट गया, यहाँ पर 3 बचा। तो इस तरीके से मर्डाक 3 और मॉर्गन जो है 2। क्लियर हो गई बात। तो अब मर्डाक का क्लियर, 3 प्रकार के नातेदार है, कौन कौन है, प्राथमिक नातेदार, दूसरा द्वितीयक नातेदार और तीसरा जो है तृतीयक नातेदार। अब इन्हीं जो तीनों नातेदार है इनको हम लोग देखते हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंपली क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसकी है, तो एक क्वेश्चन जीपी मर्डाक की है। दूसरी चीज है कितने प्रकार के नातेदार बताए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदार बताए। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक नातेदारों की संख्या कितनी है, तो 8 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राथमिक नातेदारों की संख्या 8 है। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राथमिक नातेदार में से कितने ऐसे हैं जो रक्त संबंधी हैं और कितने विवाह संबंधी, तो केवल इसमें एक ही विवाह संबंधी होता है, ठीक है। प्राथमिक नातेदार में केवल एक ही विवाह संबंधी होता है, वो पति पत्नी होते हैं। बाकी जितने नातेदार हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब नातेदार हमारे जो है रक्त संबंधी होते हैं। जैसे पिता पुत्री, माता पुत्र, भाई भाई, है ना, और उसके बाद में भाई बहन और बहन बहन। तो ये इतने जो है यहाँ पर 7 प्रकार के नातेदार हैं जो प्राथमिक हैं, लेकिन वो जुड़े हुए हैं रक्त संबंधी, और एक 8वां भी जुड़ा हुआ पति पत्नी, ये विवाह से संबंधित है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राथमिक, तो अब आपको लर्न करके जो रखना है वो प्राथमिक नातेदारों की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक है, क्लियर हो गया। और उसमें भी ये कौन सा मतलब वैवाहिक है और बाकी सब जो है रक्त संबंधी है, क्लियर है। द्वितीयक नातेदारों की संख्या 33, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि द्वितीयक नातेदारों की संख्या कितनी है, 33। ये क्वेश्चन आता है 33 है, 31 है, 30 है, ठीक है, 34 है, ऐसा करके पूछता है और बार बार ये क्वेश्चन गलत होता है। मतलब जरा सा भी अगर आप उस समय कंफ्यूज हुए तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसको गलत ना होने पाए तो कैसे मतलब ये सही होगा। आपको पता है कि 2 नंबर पे है, जैसे भाई प्राथमिक मतलब हो गया वो तो आपको लर्न हो गया 8 नंबर पे, और दूसरे वाले पे तो 2, तो 2 बार, एक तो आपको पता है कि 30 या 33 या 31 है, तो 2 बार एक ही जैसा नंबर दिख जाए, ठीक है, सेम नंबर, यानी कि दूसरे नंबर पर है, द्वितीयक है, तो 2 बार ऐसा कुछ नंबर आ जाए, यानी 33 एकदम सेम सेम नंबर आ जाए, तो आप जान लेना कि वही है। तो इसको गलत ना करके आना, 31, 32, 33 ये सब ना लगाना, 33 लगा के आना, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब द्वितीयक नातेदार कौन होते हैं, जो हमारे प्राथमिक नातेदार होते हैं उनके जो प्राथमिक नातेदार होते हैं वो हमारे द्वितीयक होते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्राथमिक नातेदार का इसको हम समझा दें, यानी हमारे प्राथमिक के प्राथमिक नाते, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये इसकी पत्नी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये इसकी पत्नी है, तो पत्नी का भाई, मान लीजिए पत्नी के साथ में जो इसका भाई होगा, ठीक है, मान लीजिए पत्नी के साथ में ये जो भाई है ये क्या हो गया, यानी इस व्यक्ति का साला, तो ये क्या होगा, ये इसका द्वितीयक नातेदार होगा, क्लियर होगी बात। तो पत्नी का तो ये भाई जो है वो सगा है ना, तो इसका मतलब हुआ पत्नी प्राथमिक नातेदार, तो प्राथमिक का जो प्राथमिक है वो इसका क्या हो गया, इसका द्वितीयक नातेदार हो गया, क्लियर होगी बात। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपके पिताजी, अब पिताजी के जो भाई हैं, ठीक है, पिताजी का भाई, ठीक है, यानी चाचा, चाचा आपके क्या हो गए द्वितीयक, या पिताजी की बहन यानी बुआ, ये आपकी क्या हो गई, द्वितीयक नातेदार हो गई, क्लियर हो गई बात। तो द्वितीयक नातेदार का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आगे, यानी जो साला है, चाचा है, बुआ है, ये सब क्या है, द्वितीयक नातेदार में आते हैं। तृतीयक नातेदार की बात की जाएगी तो 1 to 1 चलेगा, यानी 151, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग न्योता देते हैं 151 का न्योता, तो तृतीयक नातेदार में क्या है, 151 होते हैं, यानी जो हमारे द्वितीयक नातेदार होते हैं उनके जो प्राथमिक नातेदार होते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो द्वितीयक नातेदार हैं, यानी साला है, चाचा है, बुआ है, इनके जो यानी साला के साथ में जो सरहज आ गई, चाचा के साथ में उनकी शादी होकर के चाची आ गई, तो चाचा के लिए चाची तो प्राथमिक नातेदार है, या बुआ के साथ में शादी हो गई तो फूफा जी आ गए, ठीक है, मौसा आ गई, ठीक है, चाचा का लड़का, ये सब हमारे जो जितने हो गए ये हमारे द्वितीयक के प्राथमिक हैं, इसलिए हमारे वो तृतीयक नातेदार हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये आ जाता है द्वितीयक के चाहे प्राथमिक कहे जाएं और चाहे हमारे प्राथमिक के द्वितीयक कहे जाएं, ठीक है, चाहे हम प्राथमिक के जो हमारे प्राथमिक नातेदार हैं उनके द्वितीयक कहे जाएं, ये दोनों शब्द लिख करके आता है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना। मतलब कोई एक व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस व्यक्ति का जो द्वितीयक नातेदार है, द्वितीयक नातेदार का मतलब आपको मैंने बता दिया कि यह व्यक्ति है, मान लीजिए, और इसकी पत्नी है, यहाँ पर ऐसे आप जोड़ लीजिए, ठीक है, इसकी पत्नी है, तो इस व्यक्ति की ये प्राथमिक नातेदार हो गई, ये प्राथमिक हो गई, और प्राथमिक का मान लीजिए ये जो पत्नी है इसका भाई, ठीक है, इस पत्नी का भाई जो है, यानी यहाँ पर भाई है इसका, तो यानी ये साला बन गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, द्वितीयक नातेदार। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे जो द्वितीयक के प्राथमिक हैं, तो द्वितीयक नातेदार हैं उनके जो प्राथमिक है, यानी साला की
वाइफ जो है यानी सरहज, ठीक है। अब सरहज जो होगी वो क्या होगी, जो सरहज है वो इसका मतलब हो जाएगी वो आपकी ये आपका तृतीयक। तो आप देखिए प्राथमिक ये हो गया, पत्नी प्राथमिक हो गया, पत्नी का भाई क्या हो गया, जो आपका साला है वो द्वितीयक हो गया, और साले का प्राथमिक क्या हो गया, तृतीयक। यानी यही बात कहेगी कि जो द्वितीयक का प्राथमिक है वो हमारा तृतीयक हो गया, द्वितीयक का प्राथमिक यहाँ पर तृतीयक, यही तो बात हो रही है कि तृतीयक कौन है। तो चाहे द्वितीयक का प्राथमिक कहा जाए तृतीयक, और चाहे इसी बात को और तरीके से घुमा के कहा जाए कि हमारे प्राथमिक के द्वितीयक, हमारा प्राथमिक कौन है, ये, ठीक है, पत्नी। अब पत्नी का द्वितीयक पे चले जाइए तो पत्नी का भाई क्या हो गया, वो तो प्राथमिक हो गया, और भाई की जो पत्नी है, मतलब जो है भाई की पत्नी, यानी कि उसकी जो भाभी है वो क्या होगी, वो द्वितीयक होगी। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे जो प्राथमिक हैं उनकी जो द्वितीयक होगी तब भी सरहज के पास पहुंचे, वो भी हमारी तृतीयक। तो चाहे दो तरीके से कहा जाएगा, चाहे हमारे द्वितीयक के प्राथमिक नातेदार वो भी हमारे तृतीयक कहलाएंगे, चाहे हमारे प्राथमिक के द्वितीयक नातेदार वो भी तृतीयक नातेदार कहलाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई, ये आपको आना चाहिए एकदम क्लियर, इसमें कहीं कुछ ज्यादा जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं। भाई आप पहले वाले से जोड़ेंगे तो आप दूसरे नंबर पे जाएंगे, और जब आप दूसरे नंबर से जोड़ेंगे, ठीक है, दूसरे नंबर पे जोड़ेंगे तो पहले नंबर पे चले जाएंगे। तो आप दूसरे से जोड़ेंगे तो तुरंत बोल रहा है कि द्वितीयक का प्राथमिक जोड़ लीजिए, और अगर आप पहले से जोड़ना शुरू कर देंगे कि प्राथमिक से, तो प्राथमिक पे जाएंगे तो द्वितीयक, तो प्राथमिक के बाद में द्वितीयक लेंगे तब आप तृतीयक बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बात एक ही है लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं, कभी कभी ये वाली जगह पर ये तरीका पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे प्राथमिक के द्वितीयक नातेदार कहलाते हैं, प्राथमिक द्वितीयक निकटस्थ या दूरस्थ रिश्तेदार नातेदार, अब आप वहां कंफ्यूज हो रहे हैं। या हमारे पूछ ले कि हमारे द्वितीयक के प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं तो भी तृतीयक, हमारे प्राथमिक के द्वितीयक नातेदार तो भी तृतीयक, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब आप लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन चूंकि हम कहाँ गलती कर सकते हैं वो बात जरूर बताएं। अब हम लोग भारत में जो नातेदारी संगठन, अगर भारत में बात किया जाए तो भारत विविधताओं का देश है छात्रों, ठीक है। यहाँ पर नातेदारी संबंध जो है वो बड़ा ही विस्तृत, मतलब एक तो इस पे जो भारत में नातेदारी सिस्टम है यानी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इस पर जो स्टडी जबरदस्त स्टडी की है भारत के अंदर में, वो इरावती कर्वे महोदय ने। तो नेशनल लेवल पर एल.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले शुरू किया था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन नेशनल लेवल पर जो स्टार्ट किया वो इरावती कर्वे जी ने किया, और इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस है, कई बार आई है, कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये भारत में पुस्तक है, और ये जो है भारत की नातेदारी व्यवस्था के लिए मील का पत्थर है। और इन्होंने क्या कि भारत के जो नातेदार यानी जो इरावती कर्वे महोदय हैं, इन्होंने क्या किया कि भारत के नातेदारी व्यवस्था को भाषाई आधार पर तीन भागों में, यही क्वेश्चन बार बार, भाषाई आधार पर तीन भागों में जबकि क्षेत्रीय आधार पर चार भागों में, ठीक है। मतलब आप लर्न कैसे करके रहेंगे, देखो जब क्षेत्र है मान लीजिए और बंटवारा होना है तो ऐसे चार भागों में, क्लियर हो गई बात। जैसे भारत के देखो यहाँ पर एक हिस्सा ये हो गया, दो हो गया, और ये नीचे वाला तीन हो गया, ये आपका चार, तो चार हिस्सों में, यानी क्षेत्रीय आधार पर चार हिस्सों में, लेकिन भाषाई आधार पर तीन भागों में विभक्त करते। देखो भाषाई, तो भाषा में क्या हो गया, तीन शब्द हैं तो तीन भाग में, बस इतना याद रखना कि भाषाई में तीन शब्द हैं, ठीक है, तो तीन भागों में विभक्त किया, भाषाई में तीन, और जबकि क्षेत्रीय आधार पर चार भागों में विभक्त किया है। तो इतना लर्न करके रखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे आप लोग वहां पर गलत करते हैं, ठीक है। तो ये गलत नहीं करना, खत्म हो गया, ठीक है। जब क्षेत्र है तो एक कोई मान लीजिए खेत है, इसको चार भागों में विभक्त कर देना, क्षेत्रीय चार, और जबकि भाषा में तीन शब्द हैं तो तीन। अब देखो क्षेत्र में भी तीन है, क्षेत्रीय, अब वहां कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसको क्लियर करने के लिए ये रखिएगा कि छह, इसमें छह शब्द है, और त्रा और रा भी तो है, तो त्रा और रा और या, यानी इसमें कुछ शब्द एक्स्ट्रा मिल गए हैं, ठीक है, ता और रा, तो कुल मिलाकर के इसमें तीन के यहाँ चार शब्दों का प्रयोग हो गया है, इसीलिए आप इसको मानिएगा चार भाग। लेकिन भाषाई में साफ साफ है कि भा शब्द है और खस्तीसा है और साथ ही साथ में ई है, तो तीन ही अक्षर एकदम क्लियर कट हैं, इसीलिए तीन भागों में रहेगा। ये कंफ्यूज मत होना, हम क्लियर जानते हैं कि यहाँ पर 3 और 4 को लेकर के आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि जो भाषाई आधार पर कौन कौन से पार्ट में डिवीजन हो जाता है, तो यहाँ पर इंडो आर्यन भाषा है, पहली भाषा जो है वो इंडो आर्यन है, दूसरी द्रविड़ है, और तीसरी आस्ट्रिक मुंडारी। तो इंडो आर्यन भाषा, इंडो आर्यन भाषा का मतलब हो गया कि ये जो नॉर्थ वाला बेल्ट है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया और ये वेस्टर्न वाला जो पार्ट है,
यहाँ पर किस प्रकार की भाषा बोली जाती है? इंडो आर्यन, ठीक है। जहां पर जो लोग हिंदी भाषी वाला बेल्ट है, यानी ये पूरा का पूरा बेल्ट अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये पूरा का पूरा बेल्ट, जैसे इसको मैं इसको कलरफुल कर दे रहा हूँ, तो ये इतना जो बेल्ट हो जाएगा, ये इतना क्या हो जाएगा? इंडो आर्यन भाषा बोलने वाला क्षेत्र हो जाएगा। यानी नॉर्थ और साथ साथ में वेस्ट, यानी उत्तरी और पश्चिमी वाला जो पार्ट है, ये ऐसा हो जाएगा। द्रविड़ भाषा, जो नीचे का पार्ट इसमें आ जाता है, दूसरे डिफरेंट कलर से मैं कर देता हूं कि जो नीचे वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट, ये आपकी द्रविड़ भाषा है, क्योंकि भारत के मूल निवासी कौन है? द्रविड़ है, साउथ इंडिया का पार्ट वही है। और उसके बाद में जो ये आपका पूर्वोत्तर वाला भारत है, इसको दूसरे पार्ट से मैं कर देता हूं, तो यहाँ पर ये वाला, तो जो पूर्वोत्तर यानी असम, मेघालय, ये वाला जो पार्ट आ जाता है, तो ये 3 भाषाएं हैं, ठीक है। भाषा 3 है और क्षेत्र 4 है, क्योंकि इसमें पश्चिम और उत्तर दोनों है। इस ग्रीन वाले पार्ट में जो आपका इंडो आर्यन भाषा है, जो हिंदी वाली, ये द्रविड़ भाषा, नीचे जो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये जो चारों भाषाएं हैं, ये द्रविड़ से है। और जबकि यहीं पर आस्ट्रिक मुंडारी भाषा, जो यहाँ पर ट्राइबल जो भाषा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग बात करेंगे 1 to 1 करके कि इंडो आर्यन में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। तो इंडो आर्यन की अगर हम लोग बात करें छात्रों, तो यहाँ पर 2 प्रकार के क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन सा? उत्तरी क्षेत्र या आदर्श क्षेत्र, और दूसरा आपका पश्चिमी या मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तरी क्षेत्र यानी ये वाला जो पार्ट है आपका, मैंने बोला था कि ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, और ये पश्चिमी वाला क्षेत्र है। तो उत्तरी क्षेत्र मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये सब जो है पार्ट, इसमें मेघालय नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतने जो पार्ट हैं, ये आपके क्या हो गए? उत्तरी क्षेत्र है या आदर्श क्षेत्र है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें छात्रों कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन आ जाता है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा वाला जो इतना पार्ट आ जाता है, ये आपके पार्ट है पश्चिमी, मध्यवर्ती और समन्वय क्षेत्र। समन्वय क्यों क्षेत्र बोला जाता है कि ये समन्वय? क्योंकि इसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिक्सचर होता है। जैसे उड़ीसा के वाले पार्ट पे देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, यहाँ साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों का मिक्सअप दिखाई पड़ता है, ठीक है, इसीलिए समन्वय क्षेत्र कहते हैं। तो पश्चिमी या मध्यवर्ती या समन्वय, पश्चिमी मतलब राजस्थान, मध्यवर्ती का मतलब एमपी हो गया, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब जो पार्ट हो गए, और उसके बाद में गुजरात वाला पार्ट हो गया। और वहीं पर समन्वय क्षेत्र का मतलब महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये सब समन्वय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग द्रविड़ भाषा समूह में देखें, तो द्रविड़ भाषा समूह के अंदर में 2 क्षेत्र आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे दक्षिणी क्षेत्र है, ये विविधताओं का क्षेत्र है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु और कर्नाटक, 4 मतलब यहाँ पर जो क्षेत्र हो गए, ठीक है। ये द्रविड़ भाषा है, संस्कृत से प्रायोजित है, ठीक है। जैसे केरल में मलयालम बोलते हैं, कर्नाटक कन्नड़ बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, ठीक है। तो ये जो चारों क्षेत्र हैं यहाँ पर, ये बने हुए इससे संबंधित। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें आस्ट्रिक मुंडारी में, तो ये नेपाली पूर्वी क्षेत्र, जो नेपाली भाषा है उससे संबंधित या जनजातीय क्षेत्र है। जैसे नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, जो बंगाल का ट्राइबल एरिया है, ऊपरी वाला एरिया है, ठीक है, बंगाल और बिहार का जो ट्राइबल एरिया है, असम और उड़ीसा के जो कुछ आंशिक क्षेत्र हैं, ठीक है, इनको सबको आस्ट्रिक मुंडारी, यानी जो ट्राइबल एरिया है इनके सबके, उनको दिए जाते हैं। और यहाँ पर किस मतलब इनका जो कलर होता है, वो येलो कलर वाले होते हैं, आंखें धसी हुई होती हैं, जैसे नेपाली लोगों की होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो घुंघराले बाल वाले होंगे, और काले और जो है मोटे ओंठ वाले होते हैं द्रविड़, और ये आपके लंबे और नुकीले नाक वाले होते हैं इंडो आर्यन। तो ये इतना पार्ट हो गया आपका। अब हम लोग नातेदारी के प्रकारों में और भी ज्यादा चर्चा करेंगे कि नातेदारी प्रकार पे कौन कौन से पार्ट और आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी फोकस कर लिया जाए। और तो देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज में प्रचलित नातेदारी व्यवस्था के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो 2 प्रकार के नातेदार, विवाह संबंधी नातेदार और रक्त संबंधी नातेदार, किसने बताया? रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया, ठीक है। तो विवाह संबंधी नातेदार और रक्त संबंधी नातेदारों की चर्चा किसने किया? रेडक्लिफ ब्राउन ने। जबकि वर्णात्मक और वर्गात्मक नातेदार की बात किसने किया था? एलएच मॉर्गन ने किया था, ठीक है। और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मर्डॉक ने, ठीक है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मर्डॉक ने, विवाह संबंधी, रक्त संबंधी रेडक्लिफ ब्राउन ने, वर्गात्मक और वर्णात्मक नातेदार की बात मॉर्गन ने किया था। ये तीनों बहुत बार पूछे गए हैं, गलत नहीं करना है किसी भी सूरत में। विवाह संबंधी नातेदार का मतलब हो गया जैसे पति पत्नी हो गया, साला, सास, ससुर, ये सब हो गए विवाह संबंधी। और रक्त संबंधी मतलब माता पिता, संतान, भाई बहन, दादा दादी, ये सब रक्त संबंधी हो गए। क्लियर है? अब इसमें हैविलैंड महोदय ने क्या किया? हैविलैंड महोदय ने नातेदारी के 3 प्रकार बताए हैं। एक विवाह संबंधी नातेदार, ठीक है,
दूसरा रक्त संबंधी नातेदार, और तीसरा विस्तृत नातेदार, यानी जो दूरस्थ नातेदार होते हैं, जैसे मामा के घर के अगर कोई आ गए तो वो भी मामा की श्रेणी में हो गए, ठीक है। तो ये आपका विस्तृत नातेदार हो गए। तो 3 प्रकार के नातेदार की बात कर दिया है कि विवाह संबंधी, रक्त संबंधी और विस्तृत नातेदार की बात हैविलैंड महोदय ने किया। उसी तरीके से क्रच और क्रचफील्ड महोदय ने, तो क्रंच और क्रंचफील्ड महोदय ने 3 प्रकार के नातेदार बताए। इनमें कौन कौन से, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उदग्र नातेदारी, समानांतर नातेदारी और असमानांतर नातेदारी। उदग्र मतलब हो गया कि जो ऊपर और नीचे के क्रम में होती है, ठीक है, ऐसे नातेदार जैसे दादा दादी, इस तरीके। समानांतर मतलब जैसे बराबर बराबर के, फूफा फूफा है ना, दोनों छोटे बड़े फूफा, ठीक है, चाचा, ये तरीके से समानांतर। और असमानांतर का मतलब हो गया कि जहां पर जैसे ममेरे फुफेरे हो गए वो असमानांतर हो गए, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग पार्ट आ जाते हैं। इसी तरीके से हैरी एम जॉनसन ने क्या किया, लास्ट में इसी के साथ में हम लोग इस लेक्चर को अलविदा कहेंगे, कि हैरी एम जॉनसन ने नातेदारी के लिए 6 आधार बताए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हैरी एम जॉनसन ने नातेदारी के कितने आधार बताए, 6 आधारों की चर्चा की है। सबसे पहले लिंग के आधार पर नातेदारी के लिए विवाह संबंध अगर हम लोग देखें तो वहां पर किसी न किसी से या तो संतान की उत्पत्ति होगी या तो किसी को विवाहित होकर के आएगा, तो लिंग उसमें महत्वपूर्ण एक आधार हो गया। दूसरा पीढ़ी, यानी कि जो जन्म लेने के बाद में नई पीढ़ी आती है वो, तो लिंग हो गया, पीढ़ी हो गया। तीसरी चीज है निकटता, ठीक है, यानी उनके संबंध किस प्रकार के हैं, यानी एफिनिटी उसके साथ में किस प्रकार। चौथी चीज निकटता के बाद में आ जाती है रक्त संबंध, ठीक है, कि रक्त संबंधी कौन कौन जुड़े हुए हैं। निकटता का मतलब हो गया जैसे पत्नी का भाई है तो पत्नी से संपर्क में है, तो इसका मतलब हो गया निकटता है, तभी तो जुड़े हुए हैं लोग, या पत्नी का पिता है तो इस तरीके से निकटता। और रक्त संबंध का मतलब हो गया कि रक्त संबंध आप सभी लोग जानते हैं कि ये नातेदारी का मेन आधार। उसके बाद में मेन हो जाता है विभाजन, ठीक है। नातेदारी के लिए सबसे बड़ी चीज है आ जाती विभाजन। जब एक ही पायदान, जैसे एक पिता है, अब उसके मतलब मान लीजिए 2 पुत्र हो गए, तो अब यहाँ पर जो विभाजन हो गया, ठीक है, ये जो विभाजन हो गया यही क्या है, ये भी नातेदारी का निर्माण करता है कि बात बात में पटीदार, यानी चाचा, 3 भाई, ताजा ताऊ, है ना। तो ये हो गए, ये आपके पिताजी हैं और चाचा और ताऊ हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से विभाजन। उसके बाद में श्रृंखला सूत्र इसमें आ जाता है। श्रृंखला सूत्र का मतलब हो गया कि जैसे आप देखिए कि यहाँ पिताजी हो गए, चाचा ताऊ, फिर इनके, ठीक है, इनके बच्चे, फिर उसके बाद में इनके बच्चे, और फिर इनके एक बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो श्रृंखला आगे बनती हुई चली जाती है, ये क्या है, ये भी नातेदारी के लिए। तो श्रृंखला सूत्र हो गया, विभाजन हो गया, रक्त संबंध हो गया, है ना, और उसके बाद में निकटता, पीढ़ी और लिंग, ये 6 प्रकार के आधार बताए गए। नातेदारी के 6 आधारों की चर्चा किसने की है, हैरी एम जॉनसन महोदय ने। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। नातेदारी का एक सेकंड पार्ट हम और लेकर के उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, अच्छे से तैयार करते रहिए, सैटरडे के टेस्ट की तैयारी करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।